नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। झारखंड में अमित शाह ने भाजपा का संकल्प पत्र किया जारी। रोटी बेटी माटी तीनों को सुरक्षा देने का किया वायदा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पलटवार, कहा यूसीसी और एनआरसी नहीं होगा लागू। छठ के समय दिल्ली की यमुना का जहरीला झाग, शुरू हुआ सियासी वार पलटवार का राग। छठ व्रतियों की बढ़ी परेशानी, आचमन करने से श्रद्धालु हो सकते हैं गंभीर त्वचा रोग के शिकार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का केरल दौरा, तिरुवनंतपुरम मंडल के अलुवा रेलवे स्टेशन का किया निरीक्षण। कहा केंद्र की मोदी सरकार ने केरल में रेलवे के विकास के लिए दिए 3000 करोड़ रुपए। श्रीनगर स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र के करीब भीड़भाड़ वाले बाजार में आतंकवादियों ने किया ग्रेनेड से हमला, 12 लोग घायल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति का लिया जायजा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और होंगे मजबूत। ब्रिस्बेन में भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा भारत उच्च विकास के पथ पर अग्रसर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं झारखंड चुनाव की। झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हो गया है। बीजेपी ने राज्य में रोटी बेटी माटी की सुरक्षा का वादा किया है। महिला सशक्तिकरण से लेकर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटने तक की बात बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की है। रांची में राज्य के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। जनसांख्यिकीय परिवर्तन की समस्या से जूझ रहे झारखंड को उबारने के लिए भाजपा का संकल्प उसके घोषणा पत्र में भी साफ दिखाई दिया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के संकल्प पत्र को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए नियम बनाए जाएंगे, क्योंकि इससे राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों ने जनजातीय महिलाओं से विवाह करने के बाद उनकी जमीन छीन ली है। उन्होंने वायदा किया कि इस संबंध में कानून बनाने के बाद जनजातियों की भूमि उन्हें लौटा दी जाएगी। हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी, लेकिन जनजातियों को इसके दायरे में नहीं लाया जाएगा। झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य में प्रत्येक महिला को गोगो दीदी योजना के अंतर्गत हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे। सभी परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा और दीपावली और रक्षाबंधन के अवसर पर 2 सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रत्येक बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को 2 वर्ष तक प्रतिमाह 2000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 वर्षों में 5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकारी नौकरियों के लिए खाली पड़े 2,87,000 पद समयबद्ध तरीके से भरे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रांची में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में पंचप्रण की बात को फिर से दोहराई गई और साथ ही साथ रोटी बेटी और माटी के संरक्षण का भी वादा किया गया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।
भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में पार्टी नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने घाटशिला के धालभूमगढ़, हजारीबाग के बरकट्टा और चतरा के सिमरिया में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। अपनी रैलियों के दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पर तुष्टीकरण की नीति को लेकर जोरदार हमला किया। उन्होंने इस दौरान घुसपैठियों द्वारा आदिवासी लोगों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। घुसपैठियों को जेएम कांग्रेस नहीं रोक सकते, इनकी वोट बैंक है। वो हमारी आदिवासी माताओं बहनों को फुसलाकर शादियां करते हैं, भेंट में उनसे इनकी जमीन हड़प लेते हैं। मैं बताता हूं, हम ऐसा सख्त कानून लाएंगे कि आदिवासी की जमीन किसी गुट पैसे के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। बेटी रोटी भूमि, इसका रक्षा करने के लिए एक घुसपैठियों को रोकना चाहिए। हेमंत सरकार शपथ पत्र पर कहती है कि घुसपैठियों को नहीं रुका जाएगा। मैं चतरा वालों को वादा कर जाता हूं, एक बार भाजपा सरकार बनाइए, एक बार हेलीकॉप्टर और कमल को जिताइए, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर हम निकालने का काम करेंगे। और आइए अब बात झारखंड की सियासत की कर लेते हैं, जहां चुनाव प्रचार जोरों पर है और नाम वापसी की तारीख गुजर जाने के बाद प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। चुनावी रण में दोनों ओर के दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियों ने राज्य की सियासी तपिश को और बढ़ा दिया है। झारखंड में चुनावी मैदान सज गया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए राज्य में महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों का कल्याण करने और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया, तो राज्य के मुख्यमंत्री और जेएमएम के मुखिया हेमंत सोरेन बीजेपी के हर दावे को खारिज करते नजर आए। उन्होंने इन चुनावों में बीजेपी को राज्य से उखाड़ फेंकने का दावा किया, तो बीजेपी के नेताओं ने भी हुंकार भरी कि चुनावों में इंडी गठबंधन सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और यहां महागठबंधन का ये प्रतिस्पर्धा नहीं है। यहां एक तरफ पूंजीपतियों की जमात, एक तरफ गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग की जमात खड़ी है। हम लोग को हक अधिकार नहीं मिला तो हम लोग हर लड़ाई लड़ेंगे। जनसमूह, जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कोचे मुंडा जी के साथ है। परिवर्तन की लहर चल रही है और इस लहर में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन सूखे पत्ते की तरह उड़ जाएगा। तो एक तरफ हेमंत सोरेन अपनी सभाओं में बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहे, वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस उम्मीदवार अजय कुमार के समर्थन में रोड शो किया। जेएमएम की राज्यसभा सांसद और रांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले कि सच तो ये है कि लोगों का भरोसा हेमंत सोरेन और जेएमएम से उठ गया है। कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल में 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही, उनके कई मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर, डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद न तो झारखंड का विकास इधर हुआ न रांची का विकास हुआ। हेमंत सोरेन की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। 5 साल तक इन्होंने झारखंड के लोगों को खूब ठगा है। अब जो 5 साल तक ठगते रहा, लूटते रहा, उस बेचारे के ऊपर कौन भरोसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है।
झारखंड के चुनावी रण में दोनों ओर के दिग्गज नेताओं की धुआंधार रैलियों ने राज्य की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। सियासी दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है और जनता दम साध कर लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी बारी के इंतजार में है। झारखंड से कुमार आलोक, दिवाकर कुमार और सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड की गढ़वा विधानसभा सीट भी काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर गढ़वा विधानसभा के स्थानीय लोगों का कहना है कि गढ़वा में 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। केवल एक काम हुआ है, वो है भ्रष्टाचार। चाहे पेपर लीक का मामला हो, बालू घोटाला हो या फिर नौकरी की बात हो, सब में भ्रष्टाचार हुआ है। झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा सीट में और एक लिट्टी चोखा की दुकान पे हैं। यहाँ पर कुछ लोग लिट्टी चोखा खाने के लिए भी आए हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। हेमंत सोरेन जब आज 2019 में अपना वादा किए थे 5 लाख नौकरी देंगे, BA पास और इंटर पास को 2000 रुपया महीना देंगे, न 5 लाख नौकरी मिला और न पैसा मिला। भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है और क्या, कुछ कहना ही नहीं है, कहने के लिए कुछ बच ही नहीं गया। यहाँ पे कि अपना लिट्टी दुकान बेच रहे हैं पर महंगाई इतना आ रहा है कि एक ठोप बेनिफिट नहीं आ रहा है। जो उनके कार्यकर्ता और यहाँ के जो पूर्व अभी जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा जो विकास का झूठा बयान दिया जाता है, वो विकास आम जनता का नहीं हुआ है, विकास उनके कार्यकर्ता का हुआ है। और यहाँ पर एग्ज़ाम का देख लीजिए, आज एग्ज़ाम दिया और शाम में उधर से निकलेगा बच्चा लोग एग्ज़ाम देके तो पेपर लीक हो गया। बेरोजगारी पूरा चरम सीमा पे है। गढ़वा विधानसभा सीट के स्थानीय लोगों का, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो वर्तमान में सरकार है, इन्होंने 5 साल में कोई विकास नहीं किया, इस राज्य में केवल भ्रष्टाचार हुआ है। अपने सहयोगी सत्येन तिवारी के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, गढ़वा। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रमुख दलों के साथ ही साथ सभी सहयोगी दलों ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में 2 सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव तैयारियों को लेकर बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। हमारे साथ है बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी। आप क्या 2 सीटें आपको मिली है सर, जमशेदपुर की और तमाड़ की, तो क्या संभावनाएं आप देखते हैं इन दोनों सीटों पर जदयू की? देखिए, मैं नॉमिनेशन के दिन भी आया था, जब तमाड़ विधानसभा का नॉमिनेशन हो रहा था उस दिन भी आया था और उस दिन तमाड़ में बड़ी सभा हुई थी और उस सभा को हमने संबोधित भी किया था। लोगों की राय और रोगी की भावना भी देखा था हमने। वहाँ पर जो हमारे उम्मीदवार हैं गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, उनको अपार जन समर्थन है लोगों का, अपार जन सहयोग है लोगों का और भारी मतों के अंतर से वो चुनाव जीत के जाएंगे। राजा पीटर पे एक आरोप है कि रमेश मुंडा जो वर्तमान विधायक के पिताजी हैं, राजा पीटर पर उनकी हत्या का आरोप है, इसको आप कैसे लेते हैं सर? देखिए, आरोप तो है तो ये तो अब न्यायालय तय करेगा, लेकिन राजा पीटर ने जो काम किया है लोगों के लिए दिल जीता है। लोग चाहते हैं जो खिदमतगार हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उनको चुनना चाहते हैं। 2 सीटों पर क्यों बन गए? जब गठबंधन किसी पार्टियों के साथ होते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां होती है और जो परिस्थितियां उसके हिसाब से अभी हमारे लिए जो चुनौती था वो था कि झारखंड से लूटने वाली जो सरकार है, जो लूट की संस्कृति वाली जो सरकार है और 5 साल में जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाने वाली जो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, इसको हर हालत में अपदस्थ करना है। कैमरामैन शिव सुमन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के चुनाव में बागी दोनों ही पक्षों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दोनों प्रमुख गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं।
दोनों ही गठबंधन को सबसे बड़ी चुनौती बागियों से मिल रही है। महायुति के 36 और महाविकास आघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। दोनों ही गठबंधनों की तरफ से अपने अपने रूठे नेताओं को मनाने की कवायद जारी है। सोमवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। ऐसे में जो गठबंधन और दल अपने बागियों के नामांकन वापस करवाने में सफल होते हैं, उनकी जीत की उम्मीद ज्यादा होगी। इस बीच महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बागियों को नामांकन वापस नहीं लेने पर पार्टी से निकालने की चेतावनी दी है। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो स्थान है वो मां की जगह है। जो लोग नामांकन वापस लेते हैं उनका हम सम्मान करेंगे, पार्टी उनका सम्मान करेंगी। अगर जो नामांकन वापस नहीं लिया, पार्टी के खिलाफ लड़े, उनको 6 साल के लिए पार्टी के दरवाजे बंद किए जाएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के 2 धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने कमाटीपुरा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मुंबा देवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन कमाटीपुरा का पुनर्विकास करना सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, मुंबा देवी में बहुत सारे मुद्दे हैं, क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो या फिर जहां हम हैं अभी कमाटीपुरा एरिया का रीडेवलपमेंट, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ माँ अम्बा देवी और माँ मुंबा देवी के आशीर्वाद के साथ कि सबसे पहले हम रीडेवलपमेंट करेंगे तो कमाटीपुरा एरिया का। अणुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक ने अपनी जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों से लोगों के बीच लगातार वो काम कर रही हैं। हमारे जितने प्लान थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके रिजल्ट दिखने लगेगा। तो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पिताजी की सीट है, लेकिन कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़ी हूँ। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से असली और नकली शिवसेना के सुर सुनाई देने लगे हैं। राज्य की कुल 288 विधानसभा सीटों में 49 सीटें ऐसी हैं जहां शिवसेना के 2 धड़ों के बीच सीधी भिड़ंत है। देखिए महाराष्ट्र से डीडी न्यूज संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। पिछले 3 सालों में महाराष्ट्र ने कई बड़ी राजनीतिक घटनाओं को देखा है। क्षेत्रीय पार्टी शिवसेना के 2 खेमों में बंट जाने के बाद हुए सत्ता पलट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। एकनाथ शिंदे को हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में झटका लगा था, जब मुंबई में उनकी पार्टी 3 में से केवल 1 सीट पर 48 वोटों से जीत पाई थी। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के गढ़ रहे कोंकण में उद्धव ठाकरे की शिवसेना का पूरा सफाया हो गया था। ठाकरे की पार्टी वहां 5 सीटों पर लड़ रही थी और 1 पर भी जीत नहीं दर्ज कर सकी थी। अब जबकि विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, शिवसेना का दोनों खेमा फिर से असली नकली के दावे करने में जुटा है। जहां तक आज शिवसेना की बात करेंगे तो 80% बाला साहब जी के शिवसैनिक हमारे शिंदे जी के साथ शामिल हुए हैं, शिवसेना के साथ में हैं और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे नतीजे चुनाव में आएंगे। महायुति का सरकार फिर महाराष्ट्र में भगवा लहराएगा। असेंबली में आप देखोगे कि हम 200 प्लस जाने वाले हैं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो पार्टियां तोड़ी गई है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की हो, चाहे वो शरद पवार साहब की हो, उसके खिलाफ लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है। ये यूपी और बिहार जैसी सियासत यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ की पॉलिटिक्स में आप खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, विधायक बिक सकते हैं, वोटर नहीं बिक सकते। बहरहाल टुकड़ों में बटी पार्टियों के बीच मतदाताओं को लुभाना भी इस चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के लिए टेढ़ी खीर साबित होती दिख रही है। एक तरफ जहां 288 सीटों पर महायुति और महाविकास आघाड़ी दो हाथ इसलिए कर रहे हैं कि सरकार किनकी बने, वहीं दूसरी तरफ 49 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि शिवसेना का दोनों खेमा आपस में लड़ रहा है, यह तय करने के लिए कि महाराष्ट्र में किसका अस्तित्व आगे बचा रहेगा। अपने सहयोगी कपिल मस्के के साथ योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। सतारा जिले का कराड़ विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है। ये विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। आज़ादी के बाद केवल 3 विधायक यहाँ से जीते हैं, जिसमें पिछली 2 बार से पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और तीसरी बार चुनावी समर में हैं।
पृथ्वीराज चौहान अपने मुख्यमंत्री काल में क्षेत्र में अद्भुत विकास का दावा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। कांग्रेस प्रत्याशी पृथ्वीराज चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब तीसरी बार यहाँ से विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मैदान में है। इस बार के मुद्दे क्या हैं जिसके आधार पर आप जनता के बीच में? देखिए, मुद्दे तो वही है जो लोकसभा में थे। यहाँ विधानसभा चुनाव में स्थानिक विकास के मुद्दे पर ज्यादा जोर होता है। सर, एक जो सवाल है कि ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस की यहाँ सत्ता रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसा बताते हैं या विपक्षी बताते हैं कि सतारा को, ये करार दक्षिण को जिस तरीके से विकसित होना चाहिए, चौहान साहब का शुरू से यहाँ दबदबा रहा है, वैसा विकास नहीं पाया। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो विकास दक्षिण करार विधानसभा क्षेत्र में हो, शायद ही महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहा है। 4 तारीख को आखिरी दिन है जबकि नामांकन वापसी होगी। क्या स्थिति है बागी उम्मीदवारों की, अगर हम कहें तो क्या स्थिति है निर्दलीय उम्मीदवारों की? देखिए, 288 में से मैं मानता हूँ कुछ 8-10 जगह सीरियस रिबेलियन है, जिसको हम समाप्त करने की अगले 2 दिन में कोशिश करेंगे। लेकिन आमतौर पर कहीं भी रिबेलियन नहीं है, स्ट्रेट फाइट है एमवीएम में और महायुति में। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, और जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2 ही दल हैं जो कि प्रचार में आमने सामने हैं, और उन्हीं दलों में से एक दल की सरकार बनेगी। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, सतना। ने वायनाड में रोड शो किया। प्रियंका गांधी ने वायनाड के गांधीनगर पार्क में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केरल में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। Beauty that you possess, so much can be done to strengthen tourism here. You grow crops like coffee, rice, tea, and bananas, and so many other valuable crops that should be marketed properly. And if a good food processing mechanism was there, so much more could be done to enhance your livelihoods. वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए अपनी बहन और पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा के समर्थन में राहुल गांधी ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। Officially, you will have a new member of parliament, but Wayanad will also be the only constituency in the country that will have 2 members of parliament. So every other constituency has 1 door going into parliament. You will have 2 doors going into parliament. But the truth is that we are fighting a political battle. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल का दौरा किया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम मंडल के अलुवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने केरल में रेलवे के विकास के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है और इस बात का अंदाजा सरकार के बजट आवंटन से ही लगाया जा सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केरल दौरे में अलुवा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का उद्देश्य रेलवे के बुनियादी ढांचे, अमृत भारत और चल रही स्टेशन पुनर्विकास परियोजना में विकास की समीक्षा करना है। इस निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और पूर्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। रेल मंत्री ने त्रिशूर में प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 10 साल पहले केरल को रेलवे विकास के लिए 370 करोड़ रुपए मिले थे। अब केंद्र सरकार ने केरल में रेलवे परियोजनाओं के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 4 लाइन के दोहरीकरण के लिए 460 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है और विकास के लिए अब तक 63 हेक्टेयर जमीन मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने परियोजना के लिए 2100 करोड़ रुपए का निवेश किया है और भूमि अधिग्रहण के लिए लगातार राज्य सरकार अनुसरण कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी is allocating 3,000 crore rupees for development of railways. For the ongoing projects of doubling, we need 460 hectare land. So far we have got about 63 hectare, which is 14%. And we have deposited about 2,100 crore rupees, and I'm constantly following up with the state government, and we seek the support of state government for
development of railways in Kerala. कोझिकोड में मलयालम दैनिक जन्मभूमि के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केरल का रेल बजट 10 वर्षों में 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 3000 करोड़ रुपए हो गया। रेल मंत्री ने बताया कि केरल के 35 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। समारोह के दौरान रेल मंत्री ने मलयालम दैनिक से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारों और अन्य संस्था निर्माताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मामलों और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, राज्यसभा सांसद पीटी उषा और पूर्व केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। ब्यूरो इनपुट के साथ अजय जॉय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय सूचना प्रसारण, रेलवे और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव एक दिन के केरल दौरे पर आज सुबह कोच्चि पहुंचे, जहां उन्होंने कोझिकोड में दैनिक पत्र जन्मभूमि के स्वर्ण जयंती समारोह के अंतर्गत आयोजित ज्ञान उत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने रेल परियोजनाओं के निर्माण और विस्तार पर चर्चा की। If you look at the number of tracks that we have constructed in the last 10 years, from 2004 to 2014, only about 15,000 kilometers of tracks were added. But in the 2014 to 2024, the pace almost doubled, 31,000 kilometers of tracks were added. And if you compare that number, that is bigger than the entire network of France. Now, we are adding the infrastructure of different countries in 1 year. So last year we added 5,300 kilometers of railway tracks. And if you look at one of the very rich country like Switzerland, this is more than the entire network of Switzerland added in 1 year. वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री के रूप में उनका अनुभव शानदार रहा है। मंत्री ने कहा कि रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर आईआईसीटी खोलने का निर्णय लिया है। देश का पहला आईआईसीटी मुंबई में खोला गया है। Our journey in information and broadcasting is also going to be amazing. We are one of the most creative people in the world. And when it comes to Kerala, Kerala people are amazingly creative. So our Prime Minister has approved a new concept, just like the IITs and IIMs. A new concept has been developed. It is IICT, Indian Institute of Creative Technology, IICT. So the first IICT has been approved in the cabinet very recently. The land has been given by the government of Maharashtra in Mumbai. So the first IICT, because Mumbai being the capital of Bollywood. जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को संडे मार्केट में ग्रेनेड हमला हुआ। ये हमला पर्यटक स्वागत केंद्र टीआरसी के निकट स्थित आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र परिसर के पास हुआ। ग्रेनेड हमले में 12 से अधिक लोग घायल हैं। अधिकारियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मामले की जांच जारी है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात से बात की और आतंकवादियों और उनके सहयोगियों को दंडित करने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। एलजी ने कहा, नागरिकों को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों को अपने कृत्यों के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पार्टी अध्यक्ष को प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की 6 दिन की यात्रा पर हैं। ब्रिस्बेन पहुंचने की तस्वीरें साझा करते हुए विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नमस्ते ऑस्ट्रेलिया, आज ब्रिस्बेन पहुंच गया। दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए अगले कुछ दिनों में सार्थक गतिविधियों की प्रतीक्षा करें। ब्रिस्बेन पहुंचने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद किया। विदेश मंत्री ने प्रवासी भारतीयों से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। Improving the quality of governance overall, and in my view,
actually ensuring the political stability which allows for decisions taken to be implemented in full and for new decisions to build on earlier ones. Today's India is building 28 kilometers of highway every day. It's building 12 to 14 kilometers of railway track every day, quite apart from the Vande Bharat trains which have been introduced, which had 6 cities with metros a decade ago, which has 21 today, and we are planning an additional 39 to take, which has on average built 7 to 8 new airports every year for the last decade. अल्जीरिया की अपनी पहली यात्रा के दूसरे दिन रविवार को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने अल्जीरियाई सेंट्रल म्यूजियम का दौरा किया। ये म्यूजियम उपनिवेशवाद के खिलाफ मुक्ति के लिए पीपुल्स नेशनल आर्मी के संघर्ष को दर्शाता है। CDS चौहान ने उपनिवेश के माध्यम से आज तक न्यूमीडियन युग के अल्जीरियाई सेनानियों से संबंधित विभिन्न वस्तुओं, वस्त्रों, हथियारों आदि के माध्यम से अल्जीरिया के सैन्य इतिहास के असाधारण प्रदर्शन की सराहना की। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने छठ महापर्व पर चलाई जा रही विशेष ट्रेनों और यात्रियों की सुविधा के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे ने इस साल 13 दिनों में करीब 7,726 ट्रेनें चलाई हैं। भारतीय रेलवे ने इस वर्ष करीबन हम लोग इन 13 दिनों में करीबन 7,726 ट्रेनें चला रहे हैं और इसी अवधि में पिछली बार हम लोगों ने करीबन 4,500 ट्रेनें चलाई थी। और यदि हम केवल दिल्ली की बात रहें तो करीबन 195 ट्रेनें हम लोग 13 दिन में चला रहे हैं। और इसमें एक बात और बताना चाहते हैं कि पिछले वर्ष इस वर्ष करीबन 10 ट्रेनें रेगुलर वे में बढ़ गई हैं और रोजाना करीबन 15 से 16 स्पेशल अनाउंस ट्रेन हैं जो पहले से जिसमें यात्री रिजर्वेशन करा सकते थे और इसके अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार हम ऑन डिमांड अनरिजर्व गाड़ियां भी चला रहे हैं। छठ पूजा से पहले यमुना नदी में जहरीला प्रदूषण एक बार फिर चर्चा में है। इसने दिल्ली NCR में रहने वाले श्रद्धालुओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि गंभीर प्रदूषण का संकेत देने वाले झाग की समस्या को कम करने के लिए रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना में नजर आ रहे जहरीले झाग की तस्वीरें प्रदूषण के गंभीर स्तर को बता रही हैं। यमुना में मौजूद जहरीले झाग की वजह से इसके संपर्क में आने वाले लोगों को गंभीर त्वचा रोग हो सकता है। गौरतलब है कि छठ पर्व के दौरान व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस बार छठ पर्व की शुरुआत मंगलवार से हो रही है और शुक्रवार के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इसका समापन होगा। यमुना नदी में जहरीले झाग के कारण आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। झाग उकर निकल रहा है मगर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लोगों को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये षड्यंत्र चलाती है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग इसी वजह से दिल्ली के अंदर सरकार बनाने का मौका नहीं देते। 2025 तक यमुना जी इतनी साफ होगी कि छठ पूजा करने वाले लोग आराम से डुबकी लगा पाएंगे, पानी का आचमन कर पाएंगे। ये वादा किसने किया था? आदरणीय अरविंद केजरीवाल ने। वैसे तो 2020 में ये वादा पूरा होने वाला था, 5 साल अवधि बढ़ा दी। आज जब 2025 आ रही है तो बताइए कि यमुना में डुबकी मारने के लिए कब जाएंगे? वहाँ पर छठ पूजा और अर्चना करने के लिए व्यवस्था की जा सकती है। अगर वहाँ पर पूर्वांचल की महिलाएं जाएंगी और छठ पूजा करेंगी तो उनको निश्चित रूप से उनकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी होगा। दिल्ली में अकेले दिल्ली सरकार 2017 से अब तक यमुना की सफाई पर 6,800 करोड़ से ज़्यादा रुपये खर्च कर चुकी है। इसके बाद भी DPCC की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में ओखला स्थित यमुना में जो गंदगी का स्तर 1200 की दर पर था वो आज 35 लाख के पार पहुंच चुका है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के अनुसार ये गंदगी फीकल कॉलीफॉर्म है जो आमतौर पर नालों में पाई जाती है। साल 2019 में ओखला आगरा कैनाल स्थित यमुना में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर
2100 था तो आज ये स्तर 11 लाख से ज़्यादा हो चुका है। कुछ यही हाल ITO क्षेत्र में यमुना का है, जहां पर 2019 में इस गंदगी का स्तर 2500 था तो आज 2,40,000 से ज़्यादा हो चुका है। निजामुद्दीन स्थित यमुना में जहां गंदगी का स्तर 5 वर्ष पहले 1500 था, वहां आज इस गंदगी का स्तर 11 लाख से ज़्यादा हो चुका है। आज वजीराबाद ISBT और असगरपुर क्षेत्र में 2019 के मुकाबले गंदगी घटने के बजाय 2024 में कई गुना बढ़ गई है। असगरपुर स्थित यमुना में तो गंदगी की दर 45 लाख से ज़्यादा है। विशेषज्ञों की माने तो किसी भी नदी में फीकल कॉलीफॉर्म की अधिकतम मात्रा 2500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नहाने योग्य नदी तब होती है जब उसमें फीकल कॉलीफॉर्म 500 से कम होता है, लेकिन यमुना में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर न सिर्फ डरा देने वाला है, बल्कि पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार किसी नाले में भी फीकल कॉलीफॉर्म 25,000 से ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे में आज यमुना नदी की हालत एक नाले से भी ज़्यादा बदतर है। डॉक्टरों के अनुसार यमुना में आज फीकल कॉलीफॉर्म जिस स्तर पर मौजूद है, उसमें नहाने से न सिर्फ त्वचा रोग होना तो आम बात है, कैंसर तक होने की संभावना है। 35 लाख से ज़्यादा फीकल कॉलीफॉर्म का यमुना में स्तर खतरनाक है। दिल्ली NCR में दिन प्रतिदिन आबो हवा खराब होती जा रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लगातार 400 पार दर्ज किया जा रहा है। क्या हालात हैं दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में? ये लोगों से बात की DD न्यूज़ की संवाददाता कृतिका भारद्वाज ने। ये रिपोर्ट देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों दोहरी प्रदूषण की मार झेल रही है। एक तरफ तो वायु प्रदूषण है तो दूसरी तरफ यमुना में भी प्रदूषण है। वायु प्रदूषण की अगर हम बात करें तो पिछले कई दिनों से लगातार AQI यानी कि जो वायु प्रदूषण का जो स्तर है वो घटने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज 400 पार इसे दर्ज किया जा रहा है और दिल्ली के ज्यादातर क्षेत्रों में ये समस्या है। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या वाकई उन्हें भी प्रदूषण से समस्या का सामना करना पड़ रहा है और क्या कुछ उन्हें समस्या हो रही है इस प्रदूषण से। आइए बात करते हैं। सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, खराश नॉर्मल है एंड नॉस्ट्रल्स पूरे भर जाते हैं, सांस लेने में डिफ़िकल्टी है। हमारे देश के अंदर दिल्ली शहर में ज़्यादा है कि प्रदूषण ज़्यादा है, गाड़ियों का प्रदूषण है, बाकी बम पटाखे हैं, ऐसा सब कुछ है। तो उसकी वजह से ये हर साल होता ही है और जैसे जैसे टाइम बदल रहा है ऐसे ऐसे चीज़ें भी बदल रही हैं। जो पंजाब साइड पराली वराली जलती है उसलिए पोल्यूशन ज़्यादा आ जाता है। फिर तो पॉल्यूशन को लेकर हर किसी की अपनी अपनी राय है कि ये पराली का धुआं है या फिर ये गाड़ियों का पॉल्यूशन है या फिर ये पटाखों का प्रदूषण है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वालों को राहत मिलेगी? कैमरा पर्सन योगेश के साथ कृतिका भारद्वाज, DD न्यूज़, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज माओवादियों के हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। ये जगरगुंडा शहर के साप्ताहिक बाजार में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान माओवादियों ने इन पर हमला किया। इलाके में तलाशी के प्रयास बढ़ा दिए गए हैं। डबल इंजन की सरकार डबल गति से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिस प्रकार से लगातार नक्सलवादियों की गिरफ्तारी हुई है, वे मारे गए हैं और आत्मसमर्पण किया है। आज नक्सलियों में छटपटाहट है, घबराहट है और इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के हमले कर रहे हैं। पर हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है और निश्चित रूप से आने वाले समय में बस्तर में शांति होगी और बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं बस्तर में मूवमेंट आज भी बना हुआ है, चाहे सरकार जितने भी दावा कर ले, लेकिन बस्तर में आज भी मूवमेंट है और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस पर सतर्कता बरतनी चाहिए। सतर्कता विभाग के निर्देश पर बिहार में दानापुर मंडल के आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और आम जनता के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।
साथ ही रेलवे स्टेशनों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष ऑडियो क्लिप भी प्रसारित किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अलावा सतर्कता जागरूकता से संबंधित रिंगटोन को ईसीआर के कर्मचारियों के सभी CUG नंबर पर सक्रिय कर दिया गया है। 2003 में आज ही के दिन भारत में न्यूज़ प्रसारण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई, जब देश के एकमात्र स्थलीय सह उपग्रह समाचार चैनल DD न्यूज़ ने अपने सफ़र की शुरुआत की। अपनी स्थापना के बाद से ही समाचार के क्षेत्र में पहले से मौजूद तमाम निजी चैनलों को कड़ी टक्कर देते हुए DD न्यूज़ संतुलित, निष्पक्ष और सटीक समाचार देने की अपनी महती जिम्मेदारी का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए समाचार की दुनिया में 21 सालों से अपना परचम लहरा रहा है। आइए आपको एक विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, सनसनी की नहीं, खबरों की देते हैं हम। यही है रिश्ता आपका हमारा। DD न्यूज के शानदार और यादगार सफर के 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। अपने इस ऐतिहासिक सफर के दौरान DD न्यूज ने एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा समाचार प्रसारक के रूप में नैतिकता, निष्ठा और निष्पक्षता का दामन कभी नहीं छोड़ा। खबरों को बिना सनसनीखेज बनाए पूरी सच्चाई के साथ दर्शकों तक पहुंचाना DD न्यूज का ध्येय रहा है। यही वजह है कि DD न्यूज को जहां दर्शकों का अथाह प्यार मिला, वहीं उनका भरोसा और विश्वास भी इस पर लगातार बढ़ता गया। इसका प्रमाण है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट 2022 और CSDS का सर्वे, जिसमें DD न्यूज को देश का सबसे भरोसेमंद समाचार चैनल बताया गया। 3 नवंबर 2003 को DD मेट्रो चैनल को 24 घंटे के समाचार चैनल में बदलकर DD न्यूज को लॉन्च किया गया था। अपनी स्थापना के बाद से ही अपने फलक को लगातार विस्तार देते हुए DD न्यूज समाचार प्रसारण के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। वर्तमान में DD न्यूज 4 भाषाओं में समाचार प्रसारित करता है। इनमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत और सांकेतिक भाषाओं में समाचार शामिल हैं। न्यूज बुलेटिन और प्राइम टाइम शो के अलावा DD न्यूज खेल, स्वास्थ्य, सिनेमा, कला और संस्कृति समेत अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर करंट अफेयर्स शो के साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर स्पेशल प्रोग्राम भी प्रसारित करता है। DD न्यूज समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण अवसरों और विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान ग्राउंड जीरो से विशेष DD कॉन्क्लेव का आयोजन और प्रसारण भी करता है। गणतंत्र दिवस परेड या स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण हो या देश के संवैधानिक पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों और संस्थानों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या चुनाव आयोग की कवरेज, DD न्यूज पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस दायित्व को भी बखूबी अंजाम देता है। खबरों में सच्चाई, विविधता और पत्रकारिता के उच्च नैतिक मानदंड को कायम रखते हुए DD न्यूज पिछले 21 वर्षों से न केवल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा है, बल्कि उनका भरोसा और विश्वास जीतने में भी सफल रहा है। DD न्यूज की यही खासियत उसे तमाम निजी समाचार चैनलों से अलग और विशेष बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आज भाई दूज का त्यौहार मनाया गया। ये पर्व भाई बहन के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए टीका करती हैं और आशीर्वाद देती हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है, क्योंकि ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि में मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं, जो इस पर्व को और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। अलग अलग स्थानों पर भाई दूज मनाने का अलग रिवाज है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भाई दूज उत्सव मनाया। भाई दूज के अवसर पर चार धाम के प्रमुख तीर्थ यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार विशेष पूजा अर्चना के बाद पूर्व निर्धारित समय अनुसार 12:05 पर कपाट बंद किए गए।
अगले 6 महीने तक मां यमुना के दर्शन व पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव में किए जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस खास मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चित्रगुप्त मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस दिन कलम, दवात और बही खाता की पूजा की जाती है। हालांकि दीपावली के एक दिन बाद चित्रगुप्त पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस बार उदय तिथि में कार्तिक शुक्ल पक्ष यम द्वितीया 3 नवंबर को है, इसलिए रविवार को चित्रगुप्त पूजा के साथ साथ भाई दूज भी मनाया गया। भाई टीका उत्सव के साथ नेपाल का 5 दिवसीय तिहार उत्सव संपन्न हो गया है। भाई टीका तिहार का अंतिम और प्रमुख दिन है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को 7 रंग का टीका लगाती हैं। बहनें उनकी खुशी, लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। भाइयों के माथे पर रंगीन टीका लगाने के बाद बहनें उन्हें विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, अखरोट और मसाले प्रदान करती हैं। बदले में भाई भी अपनी बहन को टीका लगाते हैं, उनकी खुशी और सौभाग्य की कामना करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। रानी पोखरी में बाल गोपालेश्वर मंदिर रविवार को भाई टीका उत्सव के लिए खोला गया। ये मंदिर वर्ष में सिर्फ एक बार खुलता है। जहां जिन लोगों के भाई या बहन नहीं हैं, वो रानी पोखरी में टीका लगाकर इस पर्व का फल प्राप्त कर सकते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत की ओर से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम करने और कोयले पर सेस लगाने के कदम की सराहना की है। एडीबी की ओर से जारी एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट के अनुसार खुदरा मूल्य, टैक्स की दरें और चुनिंदा पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी जैसे 3 प्रमुख बिंदुओं पर संतुलन करके भारत तेल व गैस क्षेत्र में अपनी राजकोषीय सब्सिडी को 85% तक कम करने में सक्षम रहा। ये सब्सिडी 2013 के 25 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 2023 में कम होकर 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर पर आ गई है। 2010 से 2017 तक कोयले के उत्पादन और आयात पर सेस लगाया गया। इसका 30% राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण कोष में भेजा गया, जिससे स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं और अनुसंधान को समर्थन मिला। एडीबी ने कहा कि सेस ने 2010-2017 के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बजट को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल ही में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार देश में उत्पादन वृद्धि में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का योगदान 1992-2023 के दौरान 13.2% हो गया है, जबकि ये 1981-1990 में 5.0% था। वैश्विक ट्रेंड को देखते हुए भारत तेजी से डिजिटलीकरण कर रहा है। कोरोना महामारी के बाद देश की आर्थिक वृद्धि पर डिजिटल वस्तुओं और सेवाओं का प्रभाव अधिक स्पष्ट हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब आईसीटी का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में इनपुट के रूप में किया जाता है तो ये गहनता के माध्यम से उत्पादकता में भी सुधार करता है। गौरतलब है कि इस साल भारत में उद्यम आईसीटी बाजार 17.1% की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अनुमानों के मुताबिक आईसीटी क्षेत्र की वृद्धि 2023 में 161.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2028 में 354.6 बिलियन डॉलर हो जाएगी। त्योहारी सीजन के दौरान इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 85% की बढ़त देखी गई है। अक्टूबर में कुल 1,39,000 से अधिक ईवी दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। पिछले वर्ष यह आंकड़ा 75,164 यूनिट्स का था। ये दर्शाता है कि लोगों का रुझान अब धीरे धीरे पेट्रोल वाहनों से शिफ्ट होकर इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहा है। 2024 के पहले 10 महीने में कुल 9,54,164 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री हुई। पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले इसमें 38% का इजाफा हुआ है। और आइए अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में।
असम के डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज का 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, सांसद रामेश्वर तेली, मंत्री बिमल बोरा और विधायक बोलिन चेतिया सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में पंचकुला में नगर पार्षद ओमवती पुनिया और जेजेपी पार्षद सुशील गर्ग को भाजपा में शामिल किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। बीजेपी ने सच शर्मा को जम्मू कश्मीर बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं रविंद्र रैना को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिया गया है। हिमालय में विराजमान 10वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट बंद करने से पहले पूजा अर्चना की गई। कपाट बंद होने के बाद ही बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली ने अपने पहले पड़ाव रामपुर के लिए प्रस्थान किया। असम में 9 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम भाषा गौरव सप्ताह शुरू हो गया है। यह पहल हाल ही में असमिया को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिलने के बाद हुई है, जिसमें राज्य सरकार भाषा की विरासत का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जनवरी 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ में जन आस्था के सबसे बड़े आकर्षण 13 अखंडों का कुंभ नगरी में प्रवेश का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी क्रम में रविवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों के लिए श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का नगर प्रवेश पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 14वां संस्करण सोमवार को तमिलनाडु के चेन्नई में शुरू होने वाला है। 16 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 31 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 8 पूल में बांटा गया है। लीग चरण के दौरान प्रत्येक टीम अपने पूल की हर दूसरी टीम के खिलाफ खेलेगी। प्रत्येक पूल से शीर्ष टीम 13 नवंबर को क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। उसके बाद 15 नवंबर को सेमीफाइनल और 16 नवंबर को फाइनल और तीसरे और चौथे स्थान के लिए प्लेऑफ होगा। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 25 रन से हरा दिया है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम दूसरी पारी में 121 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लिए ऋषभ पंत ने सर्वाधिक 64 रन बनाए। इसके अलावा और कोई बल्लेबाज टिककर नहीं खेल सका। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की। 2000 के बाद ये पहला मौका है जब भारत का अपने घर पर टेस्ट सीरीज में सफाया हुआ है। 1999-2000 में भारत को दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से मात दी थी। वहीं ये पहला मौका है जब भारतीय टीम का अपने घर पर किसी टेस्ट सीरीज में 3-0 से सफाया हुआ है। बकाया राशि के भुगतान में देरी के कारण अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति रोकने की चेतावनी दी है। कंपनी ने बांग्लादेश को 7 नवंबर की समय सीमा दी है, जिसके बाद अगर बकाया राशि के निपटान पर कोई स्पष्टता नहीं होती है तो बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। अडानी पावर के मुताबिक बांग्लादेश पर लगभग 7,200 करोड़ रुपए का बकाया राशि है। बकाये का भुगतान नहीं होने पर पिछले गुरुवार से ही अडानी पावर ने बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में 50% की कटौती कर दी है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड BPDB को पहले 31 अक्टूबर तक बकाया राशि चुकाने और लगभग 1500 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने के लिए कहा गया था। BPDB ने कृषि बैंक के माध्यम से लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने का प्रयास किया, लेकिन ये बिजली खरीद समझौते की शर्तों के अनुरूप नहीं था। सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में डॉलर की कमी को इस समस्या का मुख्य कारण बताया गया है। और आइए अब खबरें देखते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव का मतदान होना है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इतने साल के बाद भी नस्लवाद का मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष की ये खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति चुनाव की कवरेज करते हुए हम अटलांटा पहुंचे हैं। अमेरिका आज खुद को दुनिया का सबसे महान और पुराना गणतंत्र बताता है, डेमोक्रेसी बताता है, लैंड ऑफ फ्रीडम और इक्वालिटी। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1960 और 70 तक रेशियल सेग्रीगेशन यहां होता था, जिसका मतलब है कि अगर आप श्वेत हैं तो आपके लिए अलग कानून और अगर अश्वेत हैं तो अलग कानून। और फिर आए
डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और उन्होंने कहा, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। बराबरी और नस्लीय हिंसा व भेदभाव से मुक्ति का सपना लेकर मार्टिन लूथर किंग ने 1950 के दशक के अंत में और 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के लिए कानूनी समानता हासिल करने के लिए एक अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। कहते हैं वो 12 साल जब डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट की अध्यक्षता की, उस दौरान अफ्रीकन अमेरिकन ने जितना प्रोग्रेस किया था उतना उन्होंने पिछले 300 साल में नहीं किया था। अब हम 2024 में हैं। हम समझना चाहते हैं कि रेसिज्म का क्या स्थान है अमेरिकी पॉलिटिक्स में। हमने अमेरिका में नस्लवाद को लेकर अटलांटा में कुछ प्रारंभिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं से बात की। अमेरिका में एक अश्वेत महिला होने के नाते ये देश हमारे ऊपर बना है, हमारे लिए नहीं। यहाँ नस्ल प्रमुख मुद्दा नहीं है, क्योंकि उनके समर्थक उस आधार में बड़े हैं। 2024 का संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक के अमेरिका की तुलना में अधिक नस्लीय विविधता वाला देश है, लेकिन तीखे चुनाव प्रचार से यह भी दिखता है कि विविधता के साथ साथ यहाँ भेदभाव भी बना हुआ है। कि आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन महासागर के बीच में सचमुच एक तैरता हुआ कचरे का द्वीप है। हाँ, मुझे लगता है इसे प्योर्तो रिको कहते हैं। आज भी हम बड़ा अंतर देखते हैं। श्वेत जनसंख्या की तुलना में निचले सामाजिक आर्थिक विकास में कमी है। क्या मुझे इसे पूरी तरह नकारना चाहिए? देखा जाए तो यूएस में एक बार नहीं बल्कि 2 बार अफ्रीकी अमेरिकी मूल के राष्ट्रपति चुने गए, और अब एक और महिला देश के सर्वोच्च पद के लिए दावेदार है। इस साल का राष्ट्रपति चुनाव अब तक के सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण वाले चुनाव में से एक है। ये देखना बाकी है कि नतीजा विभाजन को भर पाएगा या पुराने घावों को फिर से हरा कर देगा। शुभेंदु घोष की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, अटलांटा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।